हेलो कैटालिशियन, आप सब लोगों ने असाइनमेंट सोल्व किया होगा। चलो अब हम सारे क्वेश्चन सोल्व करते हैं वन बाय वन, क्योंकि सभी स्टूडेंट के अलग अलग मुझे मैसेज किया था ये नंबर ये नंबर ये नंबर, सभी क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। तो चलो सभी क्वेश्चन मैं सोल्व करवाता हूँ, आप देखते जाना आपका सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन, फॉर द रिएक्शन 2A + B, क्वेश्चन नंबर 1, 2A + B C + 2D, which is first order in A, first order in A and first order in B। दोनों का क्या कह गया? फर्स्ट ऑर्डर। द रेट ऑफ रिएक्शन गिवन बाय, दोनों का फर्स्ट ऑर्डर है तो ऑप्शन में देखिए, पहला ऑप्शन में A² है तो वो निकल जाएगा क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर बोला है। देखो यहाँ रिएक्शन लिखी है, उसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से डायरेक्ट उसका पावर उठा ली जाए। यहाँ इसका कोफिशिएंट क्या है, इसका यदि रेट लिखना हो तो 2A² फॉर B ऐसा लिख सकते हैं, ये भी सही है। लेकिन कब सही है? जब ये एलिमेंट्री रिएक्शन हो। कब? जब एलिमेंट्री रिएक्शन हो। अभी हमें क्लियर नहीं किया गया है कि कौन सी रिएक्शन है, एलिमेंट्री है या कुछ भी नहीं बताया, इसीलिए उन्होंने यह क्लियर कर दिया कि ए फर्स्ट ऑर्डर में है, बी भी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर में है। तो दोनों की पावर क्या आएगी? 1 1। तो आंसर क्या आएगा? आंसर इज डी। आंसर आएगा पहले क्वेश्चन का आंसर डी, क्योंकि पहले ऑप्शन में देखो A² है तो वो गया, दूसरे ऑप्शन में B² है वो गया, तीसरे ऑप्शन में सिर्फ ए है, सिर्फ ए है, बी का फर्स्ट ऑर्डर है, उसका कॉन्सेंट्रेशन लिखा ही नहीं, वो भी एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर इज डी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 आपको रेट दिया हुआ है K = A0² × B0 फॉर द रिएक्शन बाय व्हाट द फैक्टर इज इनिशियली रेट मल्टीप्लाई इफ A। आपको फाइंड करना है कि रेट में क्या चेंज आता है, डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है। इफ इनिशियली रेट मल्टीप्लाई इफ A0 इज मल्टीप्लाई बाय 1.5 एंड B0 इज ट्रिपल, B0 इज ट्रिपल। आपको क्या बताया है? A0 को मल्टीप्लाई किया गया है 1/5, 1/5 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो 3/2 भी लिख सकता हूँ, 3/2 A0 ऐसा ही बोला है। दूसरा क्या बोला है? B0 इज ट्रिपल, B0 की जगह हम क्या लिखेंगे भाई? ट्रिपल, यानी कि 3 टाइम B0 को मल्टीप्लाई करना है। तो A0 की जगह 3/2 A0 रख दीजिए, B0 की जगह 3B रख दीजिए। चलो यहाँ रखते हैं, क्या आएगा? A0 A0 की जगह 3/2 A0 उसका स्क्वायर है, और B यानी कि 3B आ गया। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, A0 उसका स्क्वायर एज इट इज, और ये B आगे कोफिशिएंट 3 उसको मैं बाहर निकाल लूँ, B0। यहाँ देखो तो 23 × 9 27 / 4 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। यहाँ 20 कितना आंसर आएगा? 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि इसका आंसर आएगा यहाँ 24 / 4 कीजिए तो 6 आता है, यहाँ 27 है, यानी कि 6 समथिंग कुछ आंसर आएगा। 6 समथिंग आंसर क्या है? 6.75, 6.75 रेट इंक्रीज होगा। ये सिंपल क्वेश्चन है। ये सिंपल क्वेश्चन जिन्होंने क्वेश्चन कर लिए हैं वो भी आराम से एक बार वीडियो देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन कैसे एलिमिनेट, आंसर कैसे एलिमिनेट होते हैं वो भी हम यहाँ सीखेंगे। दूसरी बात, एक आध 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आंसर की में गलती से दूसरा ऑप्शन लिखा गया है, ए का आंसर बी लिखा गया है, वो भी यहाँ हम चेंज कर लेंगे। तो आप देखते जाओ सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन, और क्वेश्चन शीट साथ में रखना। पूरा क्वेश्चन मैं यहाँ नहीं लिखूंगा, सिर्फ ज़रूरत होगी उतना ही लिखूंगा। क्वेश्चन शीट अपने पास रखना। तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
तो रेट एक्सप्रेशन आपको दिया गया है, ए रिएक्शन दी गई है, ए प्लस बी बना रहा है, प्रोडक्ट सी प्रोडक्ट बन रही है, उसका रेट दिया हुआ है K इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू K, A का पावर 1/2 और B का पावर स्क्वायर है, B का स्क्वायर। व्हाट इज द चेंज द रेट इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन A एंड B डिक्रीज बाय 4 फैक्टर एंड 2 फैक्टर। उन्होंने क्लियर कह दिया है A का चेंज करना है, क्या करना है 4 फैक्टर, यानी कि A की जगह आपको क्या लिखना है 4A और दूसरा क्या बोला है B की जगह लिखना है 2B। तो यहाँ इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू K, A की जगह 4A की 1/2 पावर और B की जगह 2B उसका स्क्वायर आ गया। देखो तो भाई ये 4 है ना, ये 2 उसकी 1/2 पावर, A की 1/2 पावर, B 2 का स्क्वायर 4, B का स्क्वायर, यहाँ 4 है ना, 4 की 1/2 पावर 2, 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2⁻² इंटू 1/2, तो ये 2 कैंसल आउट हो जाएंगे सिंपल मैथ से। यहाँ A⁻1/2 4B स्क्वायर, ऐसे सिंपल क्वेश्चन, यहाँ 2 और 4 टोटल हो गई 8। ऐसे सिंपल क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आपको आसानी से आ गया होगा। आंसर इज सी। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आंसर एक बार चेक करते जाना, स्किप मत करना। क्वेश्चन नंबर 4, रिएक्शन ए टू बी, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक, ए में से बी बन रहा है, उसने बोल दिया सेकंड ऑर्डर काइनेटिक है, डबलिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। अब समझो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक कब हो सकती है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक कब हो सकती है। चलो इसका रेट लिखते हैं, यहाँ कोई भी के लिखूं तो रेट क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। यहाँ तो ये तो फर्स्ट ऑर्डर हो गई ना, ये क्या है फर्स्ट ऑर्डर, उन्होंने पर्टिकुलर बोला है कि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो सेकंड ऑर्डर रे के लिए यहाँ पे 2 करना होगा, तो यहाँ पे रिएक्टेंट का क्या आएगा 2 आएगा, रिएक्टेंट का क्या आएगा 2। इसका आंसर, इसका रेट कांस्टेंट हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल गया। अब उन्होंने डबलिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन उन्होंने डबल करने को बोला, ए की जगह 2A लिखेंगे और बात हो गई खत्म। रेट इज इक्वल टू K, ए की जगह 2A उसका स्क्वायर, 2A इसको बाहर निकालो 4 हो जाएगा K A स्क्वायर। आंसर क्या आया 4। इंक्रीज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B कितने फैक्टर इंक्रीज होता है भाई, तो क्या 4 फैक्टर इंक्रीज होता है, यानी कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ A, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B दोनों सेम ही लिखते हैं। आगे हमने सारे देखे थे एग्जाम्पल, उन्होंने लिखा था। अब यहाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए लिखो, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B लिखो, या तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए लिखो, दोनों सेम ही बात है। तो यहाँ 4 फैक्टर इंक्रीज हो गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B इज 4 फैक्टर इंक्रीज। चलो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन इन बिटवीन ए एंड बी, ए प्लस बी कुछ प्रोडक्ट P बना रहा है, कुछ प्रोडक्ट P बना रहा है, वो हमें मालूम नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेट इक्वेशन मस्ट बी करेक्ट, कौन सा रेट इक्वेशन करेक्ट है। ए और बी दोनों सेम ही है, एलिमेंट्री रिएक्शन बोला, यहाँ कोई भी कोफिशिएंट नहीं, तो 1 तो होगा, वो आपको मालूम है। अब ऑप्शन में देखो तो भाई, ऑप्शन में देखो पहला ऑप्शन A² B0 है, क्या है A² B0, यानी कि A की पावर 2 है, B की पावर 0, B की पावर 0 तो क्या हो गई, उसका रेट क्या लिख सकते हैं, ऑप्शन ए रेट K A² ही आएगा, K A² ही आएगा। अब समझो
उन्होंने क्लियर कह दिया है कि बी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि बी के कुछ रिएक्टेंट इन्वॉल्व होंगे। यदि इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कंसीडर करना होता है, लेकिन यहाँ तो कंसीडर है किया ही नहीं, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया, ऑप्शन ए गलत। ऑप्शन बी की बात करते हैं। रेट इज इक्वल टू के a⁵2 b⁵1/2। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि इसकी कोफिशिएंट ऐसा नहीं है, इसका कोफिशिएंट 1 1 है ना, तो इसका कोफिशिएंट 1 1, इसकी पावर तो 3/2, यानी कि ऑप्शन बी भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, रेट क्या दिया हो, रेट इज इक्वल टू के a0 b²। यहाँ जैसे b को इन्होंने निगलेक्ट कर दिया, यहाँ a को निगलेक्ट, क्योंकि a की पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। सिर्फ b देखो तो यहाँ a भी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट हो रहा है, b भी हो रहा है, a भी कैंसल आउट हो गया। बाकी बचा हमारा ऑप्शन नंबर डी। क्या है, एलिमेंट्री रिएक्शन इन बिटवीन a एंड b इस सेकंड ऑर्डर बोला है, पर्टिकुलर क्या बोल दिया, सेकंड ऑर्डर, यानी कि देखो तो ऑप्शन डी में a की पावर 1 b की पावर 1 हो गई सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। 5 नंबर का आंसर आएगा डी। बढ़ते हैं आगे, चलो 6 नंबर का वैसा है, द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड कांस्टेंट आर द सेम फॉर। मैंने बताया था, क्या बोला था, कि कोई भी रिएक्शन के रेट का यूनिट लिखना हो, किसी भी रिएक्शन के रेट का यूनिट किसके इक्वल आता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो यूनिट है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है, जीरो ऑर्डर का मोल पर लीटर इनटू सेकंड इनवर्स, यही आपके जीरोथ ऑर्डर का है। दूसरा क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट दोनों सेम आते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए, तो लिख लेना। बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन हम कर देंगे, और जिन्होंने, पहली बात बता दूं, जिन्होंने सॉल्यूशन नहीं किया वो डायरेक्ट सॉल्यूशन मत देखो, क्या होगा, वरना आपको क्वेश्चन इजीली आ जाएगा, आप अप्लाई नहीं कर सकोगे, अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकोगे। पहले खुद ट्राई कीजिए, यदि सोल्व नहीं हुआ तभी सॉल्यूशन देखना है। जिन्हों और जिसके सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए हैं वो एक बार ग्रुप में आंसर की आई है वो चेक कर लेना, लेकिन उसमें 1-2 क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है आंसर की में, वो यहाँ हम चेंज कर लेंगे। जिसको सभी हो गए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेल एंड गुड, आपकी मेहनत बहुत अच्छी है। और जिनके सभी क्वेश्चन सोल्व नहीं हुए वो जरा भी घबराना मत, गलती होती है, सभी से गलती हो सकती है। जितनी ज़्यादा गलती होगी उतनी आपको एक्यूरेसी बढ़ेगी, क्योंकि आपने गलत किया है ना, तो आपको पता चल जाएगी ये पहले क्वेश्चन में ये मिस्टेक हो गई थी, तो अगले बार ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने में आप ऐसी गलती नहीं करोगे। गलती तो होनी ही चाहिए। चलो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में ये तो हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है, n इज इक्वल टू क्या था, log ऑफ R2 डिवाइडेड बाई R1 अपॉन log ऑफ C2 डिवाइडेड बाई C1। यहाँ C2 कॉन्सेंट्रेशन ही दिया है, C2 डिवाइडेड बाई C1, ये जनरल फॉर्मूला था। यहाँ ये नेट का क्वेश्चन है, ये नेट का क्वेश्चन है, ये लोगों ने थोड़ा चेंज कर दिया। देखो सभी ऑप्शन में R1 एंड C1 आगे है। चलो इसका यदि मैं और सिंप्लीफाई करूँ तो log x अपॉन y है ना, यहाँ log x अपॉन log y है, तो क्या करेंगे भाई, x अपॉन y है तो log ऑफ x यानी कि R2 माइनस log ऑफ R1 लिख सकते हैं, डिवाइडेशन में log ऑफ C2 माइनस log ऑफ C1 भी लिख सकते हैं। ये बात हो गई, ध्यान देना भाई। यदि ये दोनों को मैं चेंज कर दूं, ये आगे वाली टर्म ये x माइनस वाई है ना, तो यहाँ ये y माइनस एक्स लिखना हो मुझे, y माइनस एक्स, तो क्या करना होगा, ये दोनों को चेंज कर दूं,
जैसे ही आप ये दोनों को चेंज करोगे आगे क्या आएगी, नेगेटिव साइन, log ऑफ R1 माइनस log ऑफ R2 हो गया। डिवाइडेशन में ये दोनों को भी मैं चेंज कर दूँ तो आगे आएगी नेगेटिव साइन, log ऑफ C1 माइनस log ऑफ C2। ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, यानी कि हमारा आंसर आ गया कि R1 माइनस R2 है किसमें, ए ऑप्शन, R1 माइनस R2, C1 माइनस C2, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। 2 मार्क्स में ये नेट में पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन है। आर्हेनियस इक्वेशन में हमने 2 ग्राफ ड्रॉ किए थे। कौन से 2 ग्राफ, पहला तो प्री एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक ग्राफ ऐसा था ना भाई, एक ग्राफ ऐसा था, इंक्रीज हो रहा था, प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा था। देखो तो 8 नंबर के क्वेश्चन में 3 ग्राफ दिए हुए हैं हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट रिप्रेजेंट आर्हेनियस रेट इक्वेशन। आर्हेनियस रेट इक्वेशन का आर्हेनियस मगज आइए तब दिमाग में 2 ग्राफ ही आने चाहिए। एक तो प्री एक्सपोनेंशियली, दूसरा को तो स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। कौन सा, स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप, क्योंकि उसका इक्वेशन क्या है भाई, चलो इसको मैं हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं। लीनियर के इज इक्वल टू लीनियर ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन आर 1/t, ऐसा फॉर्मूला था। तो यहां लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सी माइनस एम एक्स। हमारा स्लोप कैसा आया भाई, नेगेटिव, यानी कि हमारी जो लाइन ड्रॉ होगी ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है लेकिन स्लोप हमारा नेगेटिव है। तो ये उसमें से हमें इतना पता चला कि पहला ग्राफ है, देखो तो भाई पहला ग्राफ है वो क्या है, देखो यहाँ वैल्यू भी दी हुई है लेकिन वो सिर्फ आपको भटकाने, दूसरे मार्ग पे ले जाने के लिए दी हुई है। वैल्यू की कुछ ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप क्वेश्चन ग्राफ देख के सोल्व कर सकते हो। ग्राफ में देखो तो भाई पहला ग्राफ है वो प्री एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, तो पहला ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन का है। दूसरा है, दूसरा ग्राफ देखो तो भाई दूसरे ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है विथ नेगेटिव स्लोप, उसका स्लोप लोगे आप दूसरे ग्राफ का तो वो नेगेटिव आएगा और नेगेटिव स्लोप आर्हेनियस इक्वेशन का है। तीसरा ग्राफ देखो, तीसरा ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लेकिन उसका स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव स्लोप वाला इक्वेशन ने आर्हेनियस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। तो यहाँ से हमें पता चला कि पहला और दूसरा ग्राफ दोनों ग्राफ आर्हेनियस इक्वेशन के हैं। तो उसका आंसर क्या आएगा, पहला ए, 2, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में देखो यहाँ ए लिखा मिलेगा लेकिन 1 एंड 2 ऐसे ऑप्शन है, वहाँ डी लिखना है आपको। क्वेश्चन में यहाँ ए लिखा गया है लेकिन वहाँ क्या आएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में आंसर आएगा लास्ट वन। पहला ग्राफ भी आर्हेनियस का है और दूसरा ग्राफ भी आर्हेनियस इक्वेशन का है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ऐसे सिंपल क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं तो आप सोल्व कर लेना और समझ लेना कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 9, द रेट लॉ एक्सप्रेशन कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यूनिट मोल पर डेसीमीटर क्यूब में हमें आंसर चाहिए, किस में चाहिए, मोल पर डेसीमीटर में चाहिए। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट फाइंड करना है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का रेट हमें मालूम है भाई, जनरल फॉर्मूला क्या है, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस n इंटू सेकंड इनवर्स, ये जनरल फॉर्मूला है हमारे पास। अब मैं यहाँ थर्ड ऑर्डर सिंपल देखो भाई, जैसा हमारा जनरल फॉर्मूला है ना उसमें ही हमें अप्लाई करना है, बाद में यूनिट कन्वर्जन हम बाद में कर लेंगे। यहाँ क्या है, मोल पर लीटर रेस टू 1 माइनस n की वैल्यू 3 आ जाएगी सेकंड इनवर्स। तो यहाँ लिख सकते हैं मोल रेस टू मोल इंटू लीटर, मोल डिवाइडेड बाय लीटर रेस टू -2 सेकंड इनवर्स। अब यहाँ लीटर में नहीं, उन्होंने किस में बोला, डेसीमीटर में। तो हमने लिखा था 1 मीटर इंटू 1 मीटर, अरे ऐसा इज इक्वल टू 1 मीटर
10⁻³ लीटर आता है। कितना आता है? 10⁻³ लीटर, यानी कि 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर आता है। दूसरा हमने लिखा था 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर इंटू 10 डेसीमीटर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ये सब पढ़े थे हम, 10⁻³ लीटर। तो यहाँ क्या आया? 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ लीटर। देखो तो यहाँ दोनों की राइट हैंड साइड, ये दोनों की राइट हैंड साइड सेम है, तो ये दोनों को मैं कंपेयर कर लूँ तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू यहाँ लीटर में, यहाँ लीटर की ही बात करनी है। चलो तो यहाँ 10⁻³ लीटर, हमें वहाँ चाहिए सिर्फ क्या लीटर? 1 लीटर। तो देखो तो भाई यहाँ से 10⁻³ कैंसल आउट, डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर आ गया। 1 लीटर यानी क्या मिला? 10⁻³ डेसीमीटर। तो यहाँ मैं लिख दूँ मोल तो एज इट इज, डिवाइडेशन में डेसीमीटर का क्यूब आएगा -2 सेकंड इनवर्स हो जाएगा, सेकंड इनवर्स हो जाएगा। दूसरी बात, यदि मैं इसको ऊपर ले जाऊँ तो चलो इसका सिंप्लीफाई कर दो, तो क्या आएगा? मोल रेस टू -2, मोल रेस टू क्या आएगा? -2। डेसीमीटर पॉजिटिव है, इसको ऊपर ले जाओ नेगेटिव, वो भी नेगेटिव, यानी कि डेसीमीटर रेस टू 6 हो जाएगा इंटू सेकंड इनवर्स। आई बात समझ में? यहाँ ऑलरेडी पावर है वो नेगेटिव में है, किस में है? नेगेटिव में है। इसको ऊपर ले जाओ पहले, चलो 10⁻³ इसकी -2 पावर, ऐसा आएगा। ये मोल रेस टू -2 एज इट इज, डेसीमीटर का क्यूब है, उसकी पावर 2 है, यानी कि दोनों के पावर का समेशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेकंड इनवर्स। ऐसा ऑप्शन देखो है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि डेसीमीटर की पावर क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी, 10⁻² डेसीमीटर रेस टू 6 आएगी, मोल रेस टू -2, सेकंड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 9 की बात हो गई। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आंसर की में मिस्टेक हो गई है लिखने में, टाइपिंग मिस्टेक है, वो चेंज कर लेना। उसका करेक्ट आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या आएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 10 उन्होंने बता दिया है 2x3 इज इक्वल टू 3x2। तो फॉर्मेशन ऑफ x2, फॉर्मेशन ऑफ x2 हमें लिखना है। क्या लिखना है भाई? फॉर्मेशन ऑफ x2। तो इसका फॉर्मेशन लिखना है। पहले तो इसका मैं रेट लिख दूं, क्या यहां से यह बन रहा है, इसका मैं रेट लिख दूं, तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा भाई? रेट इज इक्वल टू के। चलो कोई भी रेट कांस्टेंट लिखो, के आएगा, x3 इसकी पावर 2 आएगी। अब मैं इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखता हूँ। क्या लिखता हूँ? डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन। ध्यान देना, यहाँ से ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है ना, रिएक्टेंट का डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन कैसा आएगा? इसका कोफिशिएंट रेट इज इक्वल टू, कोफिशिएंट 2 है तो -1/2 डी ऑफ x3 डिवाइडेड बाई dt। सिंपल बात है। अब मैं बात करूं प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट ये डिक्रीज हो रहा है इसलिए आगे नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है आगे क्या आएगी? पॉजिटिव साइन। इसका कोफिशिएंट 3 तो वो चला गया डिनोमिनेटर में, डी ऑफ x2 अपॉन dt। हमें फाइंड क्या करना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ dt, यानी कि सिर्फ ये डी ऑफ x2 अपॉन dt चाहिए हमें, डी ऑफ x2 अपॉन dt चाहिए। यदि मुझे ये सिर्फ ये चाहिए तो ये 3 को मुझे यहाँ ले जाना पड़ेगा, यहाँ ये डिनोमिनेटर टर्म में है, यहाँ जाएगा तो वो नोमिनेटर में हो जाएगा, यानी कि डी ऑफ x2 अपॉन dt क्या आया भाई? ये 3 ऊपर चला गया, माइनस ऑफ 2 ऑलरेडी था, डी ऑफ x3 अपॉन dt। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। देखो है 3/2 वाला ऑप्शन। चलो 3/2 वाला ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर डी। आंसर की में ए लिखा हुआ
आपके आंसर की में ए लिखा है उसको क्रॉस करो, आंसर डी इज करेक्ट आंसर, प्रिंटिंग मिस्टेक थी उसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर, सिंपल क्वेश्चन है। और एक बात, क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने का कारण क्या है, आपका जहाँ गलती हुई है ना वहाँ आपकी गलती आपको मालूम हो जाएगी, इसीलिए सभी क्वेश्चन आप आराम से देखते जाओ। आपने सोल्व कर लिया है फिर भी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आपको सिर्फ देखते जाना है, जहाँ पे चेंज आ रहा है वही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 11, द डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन A + 2B, रेट कांस्टेंट K 3C। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसा मत सोचना कि नेट में नहीं आते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन, मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया था लेक्चर में। चलो इसका डिफरेंशियल रेट लॉ इक्वेशन लिखना है तो क्या लिखेंगे भाई, रेट इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो आगे आएगी नेगेटिव साइन, कोई भी कोफिशिएंट नहीं है ना इसके आगे तो कुछ नहीं लिखेंगे, डी ऑफ ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू, बी भी रिएक्टेंट है एक, उसका कोफिशिएंट -1/2 डी ऑफ बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, सी एक प्रोडक्ट है तो उसके आगे आएगी पॉजिटिव साइन, उसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में डी ऑफ सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू, रेट कांस्टेंट के, कॉन्सेंट्रेशन, कोई भी रिएक्शन का रेट आपको मालूम है किस पे डिपेंडेंट है भाई, कोई भी रिएक्शन का रेट उसके इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है। रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन एलिमेंट्री रिएक्शन बोला है, देखना भाई, बी उसका कोफिशिएंट 2 आगे चला जाएगा, चेक कर लो ऐसे ऑप्शन कौन सा है, ऐसा ऑप्शन -DA 1/2 dt 1/3 dc a into b, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 नंबर, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यूनिट ऑफ रेट ऑफ डिसअपियर, वो देखो जो रेट डिसअपियर हो रहा है वो ऑर्डर पे डिपेंडेंट है, डिसअपियर इज इक्वल टू मोल पर सेकंड इनवर्स, कोई भी रिएक्शन का रेट वो हमें मालूम नहीं है तो इसको गलत नहीं कह सकते, इनकरेक्ट बताना है ना। द रेट यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या आता है, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट आता है मोल पर लीटर इंटू सेकंड इनवर्स, तो ऐसा ही लिखा है, मोलारिटी दे दी है मोल पर लीटर में इंटू सेकंड इनवर्स, तो ये तो सही बात है। तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट के डिपेंड्स ऑन ऑर्डर, रेट कांस्टेंट के का यूनिट आपको पता है, रेट कांस्टेंट का यूनिट ऑर्डर पे डिपेंडेंट है तो ये भी सही है। तो यूनिट ऑफ के ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको दिया हुआ है फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि के रेट कांस्टेंट के की फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या आएगा, उसका सही आंसर सेकंड इनवर्स आता है, आपको मालूम है, लेकिन यहाँ मोल पर सेकंड लिखा है तो ये ऑप्शन गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12 नंबर में आंसर क्या आएगा भाई, डी आंसर आएगा, आपको गलत स्टेटमेंट बताना था। क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी को आया होगा, आंसर क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आया है सी, क्योंकि उन्होंने मोल इनवर्स, देखो वहाँ लीटर इनवर्स लिखा है ना, क्या लिखा है लीटर इनवर्स, उसका लीटर प्लस कर देना, चलो लिखा ही देता हूँ आपको, क्या लिखना है आपको, लीटर प्लस करना है क्योंकि उसका डिनोमिनेटर वाली टर्म ऊपर आ जाएगी। सेकंड ऑर्डर का यूनिट यहाँ मोल इनवर्स लीटर प्लस 1 आएगा, सेकंड इनवर्स आएगा, क्योंकि यहाँ देखो तो भाई जनरल इक्वेशन क्या है, मोल पर लीटर रेस टू 1 - n इंटू सेकंड इनवर्स, तो यहाँ मैं सेकंड ऑर्डर लिख लूँ n की जगह, तो मोल पर लीटर
रेस टू 1-2 सेकंड इनवर्स, बाकी क्या बचा मोल इनवर्स, लीटर यहाँ इनवर्स हो जाएगा सेकंड इनवर्स, यहाँ लीटर इनवर्स है ना, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ तो नेगेटिव साइन क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, यानी कि सेकंड ऑर्डर आंसर है, आंसर इज करेक्ट सी। लेकिन आपको चेंज क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन में क्या है भाई, मोल इनवर्स आपको ऐसा दिख रहा है, मोल इनवर्स, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, वहाँ चेंज करना है, लीटर की पावर +1 आएगी। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में ये चेंज कर लेना, क्वेश्चन में ही ऑप्शन करेक्ट है, आंसर आएगा सी, आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। ऐसा हमने ठीक ऐसा ही एग्जाम्पल हमने लेक्चर में देखा है, आपको क्या लिखा मिला है, देखो एक इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में से आपको रेट लो इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेट लो इक्वेशन। फॉलोइंग हाउ द रेट अपीयरेंस ऑफ द अंडरलाइन प्रोडक्ट रिलेटेड टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस टू द अंडरलाइन रिएक्टेंट। देखो यहाँ उन्होंने कहा है कि अंडरलाइन किया हुआ है रिएक्शन में BrO3 प्लस 5Br माइनस aqueous प्लस 6H प्लस प्रोडक्ट बन रही है 3 of Br2 प्लस 3 of H2O। क्वेश्चन में उन्होंने ऐसा लिखा है कि अंडरलाइन की हुई है ना, लेकिन यहाँ देखो तो यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं दिख रही है, वो टाइपर ने मिस्टेक कर दी। जो टाइप करते हैं यहाँ उन्होंने उनसे छूट गया है अंडरलाइन करना, लेकिन अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो तो भाई विदाउट अंडरलाइन, मुझे भी नहीं मालूम इसमें कहाँ है अंडरलाइन, क्योंकि आपको जो PDF है वही है। हम बिना अंडरलाइन के क्वेश्चन सोल्व करते हैं। कैसे करेंगे क्वेश्चन सोल्व, ऑप्शन से भाई। ऑप्शन में देखो तो कौन से यूज़ किए हुए उन्हें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक तो BrO3 किया हुआ है, सभी में देखो BrO3 माइनस है, दूसरा क्या है Br2 है, ये दोनों सभी ऑप्शन में है। अब यहाँ से क्वेश्चन सोल्व करते हैं। BrO3 का मुझे रेट लिखना है, तो इसका रेट क्या आएगा, एक रिएक्टेंट है भाई, वो भाई क्या है रिएक्टेंट है, तो उसके आगे कोई कोफिशिएंट नहीं, आगे नेगेटिव साइन D ऑफ BrO3 माइनस डिवाइडेशन में dt, ये BrO3 का बात हो गई। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट में Br2 है ना, उसके आगे कोफिशिएंट है, तो +1/3 D ऑफ Br2 अपॉन dt है ऐसा ऑप्शन। यस, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 14 नंबर, 14 का आंसर आएगा सी। देखो विदाउट अंडरलाइन क्वेश्चन सोल्व ऐसे किए जाते हैं, आपको ऑप्शन में देख लेना चाहिए कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, कौन से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज की हुई है, वहां से आप पता लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। बात आती है क्वेश्चन नंबर 15 की। ऐसे क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, फिर भी मैं एक बार करवा देता हूँ, आप देख लेना आपका आंसर सही आता है या गलत आता है। उन्होंने कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं A2 B2 और 2AB ऐसे रिएक्शन मिल रही है। A2 प्लस B2 उन्होंने 2AB बना दिया। रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन आपको दिया हुआ है K, A2 का पावर A, B2 का पावर B दिया हुआ है। सबका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, A2 B2 का कॉन्सेंट्रेशन भी है और रेट ऑफ रिएक्शन भी दिया हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम कैसे सोल्व करते थे आपको मालूम है, इसका 0.2, इसका 0.1, 0.2, ये 0.2 है, 0.4 है, ये भी 0.4 है, इसका 0.04, 0.04, 0.08। देखो अब हमें मालूम है, हमें फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, हमें फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखो पहले मैं A की बात करूं, यहाँ A का पावर फाइंड करना है, यहाँ B का, तो हमें मालूम है जब A फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, B की ऐसी वैल्यू सेट करेंगे कि दोनों सेम हो। देखो तो यहाँ ये दोनों में
सेट कर दूँ तो ये बी तो कैंसिल आउट हो गएगा, हमें सिर्फ ऑर्डर किसका मिलेगा, ए का, यानी कि हमें ए मिल जाएगा। चलो ये दोनों इक्वेशन मैंने सिलेक्ट कर ली है, ये दोनों, दूसरा और तीसरा। अब बात किसकी आती है, अब बात आती है 2 डिवाइडेड बाई 3 करें या 3 डिवाइडेड बाई 2 करें। तो क्या करना है, ऊपर वाला जो नोमिनेटर में जो इक्वेशन सेट करते हैं ना, उसका आंसर बड़ा होना चाहिए, यानी कि नोमिनेटर बड़ा हो तो हम आसानी से सोल्व करेंगे। तो यहाँ फॉर ए के लिए क्या करना है, इसको 0.2 डिवाइडेड बाई 0.1 कर दूँ, रेस्ट टू पावर ए आएगी, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 किया तो यहाँ 0.08 डिवाइडेड बाई 0.04 आएगा। यहाँ इसको मैं 2 रेस्ट टू ए लिख सकता हूँ भाई, अरे हाँ लिख सकता हूँ। यहाँ इसको भी एक डिजिट इस तरफ ले लो, ये पॉइंट को भी एक तरफ ले लो। यहाँ क्या आएगा, ये वाले पॉइंट को मैं 2 डिजिट इस तरफ ले लूँ तो 8 आएगा, यहाँ 2 डिजिट इस तरफ ले लूँ वो 4 आएगा, यानी कि टोटल आंसर क्या आएगा 2 रेस्ट टू 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 मिल गया। बात आती है b की, तो b को फाइंड करने के लिए क्या करना है हमें, b को यदि फाइंड करना है तो a की ऐसी वैल्यू ऐसे इक्वेशन सिलेक्ट करो जिसमें a की दोनों वैल्यू सेम हो। इक्वेशन नंबर या इसको 1 बोल दूँ, 1 2 3, 1 and 3 चेक करो तो भाई 1 and 3, यदि ये दोनों को मैं सेट कर दूं तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये गया, बाकी क्या बचेगा b। अब देखो b में 1 डिवाइडेड बाई 3 भी प्रोबेबिलिटी है, क्या कर सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई 3 या तो 3 डिवाइडेड बाई 1 भी कर सकते हैं। ये दोनों प्रोबेबिलिटी से आंसर आएगा, सही आंसर आएगा, कोई भी करो उसमें नहीं, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई वेरी इजीली आंसर आ जाए ऐसा करना है तो क्या करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे। देखो 3 डिवाइडेड बाई 1 करोगे तो यहाँ क्या आएगा, ये 0.4, यहाँ 3 डिवाइडेड बाई 1 0.2 रेस्ट टू b इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाई 0.4, 0.8 डिवाइडेड बाई 0.04। देखो तो यहाँ 4 डिवाइडेड बाई 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ 8 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2 आएगा, 2 रेस्ट टू b, यहाँ भी 2 रेस्ट टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू क्या आ गया 1, यानी कि a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू ऐसा आंसर है ऑप्शन में। देखो यस, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। ये आ गई 15 नंबर की बात, ये सिंपल था। देखो 16 नंबर का आंसर आपको यहाँ देखो तो 15 में हमने कॉन्सेंट्रेशन लिया ना, द मेथड of initial rate is used to determine the rate law for the reaction given below to NOH2 N2 बना रहा है। यहाँ उन्होंने प्रेशर बता दिया, क्या बता दिया प्रेशर, तो ठीक ऐसे ही आंसर करेंगे, ठीक ऐसे ही। चलो देखते हैं इसे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन। भले ना उन्होंने रिएक्टेंट की जगह यदि हमें प्रेशर दे दिया, हमें तो फाइंड क्या करना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है भाई। तो जैसा हमने यहाँ अप्लाई किया है वैसा ही यहाँ प्रोडक्ट में प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट में अप्लाई करेंगे, आंसर सेम ही आएगा, ध्यान देना। जब आपको ऐसे टेबल वाले क्वेश्चन मिले तब आराम से शॉर्ट ट्रिक से ही क्वेश्चन सोल्व करना, शॉर्ट ट्रिक से ही आप आसानी से आंसर निकाल सकोगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, रिएक्शन ट्यूब ऑफ NO गैस प्लस 2H2 गैस, उन्होंने बना दिया N2 गैस प्लस 2 ऑफ H2O गैस बना दिया। आपको फाइंड करना है प्रेशर दोनों का, NO का प्रेशर और H2 का प्रेशर। इसके लिए आपको दिया हुआ है P ऑफ NO, P ऑफ H2 અને इनिशियली रेट दिया हुआ है। यहाँ है 200 Hg में दिया हुआ है, ये भी 400, ये 400, ये 400
ये 200, 200, ये 400 है। देखो दूसरी बात, यहाँ 0.46 है, 0.92, 1.85। चलो कुछ नई बात इसमें, P ऑफ NO का प्रेशर का पावर हमें फाइंड करना है, H2 का फाइंड करना है। पहले मैं बात करता हूँ NO की, किसकी भाई, NO की। यदि NO की फाइंड करनी है तो ऐसे दो इक्वेशन ले लो, सिलेक्ट कर लो जिसमें H2 के दोनों सेम हो। H2 के ऐसे दिए ही होंगे आपको। देखो तो ये दोनों सेम है कि नहीं, ये 1 2 3 हो गई, ये दोनों सेम है तो मैं इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 ले लूँ तो BH2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें सिर्फ क्या मिलेगा, NO का पावर मिल जाएगा। चलो हमें वो ही चाहिए, NO का पावर। इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 2 हमने सिलेक्ट कर लिए। अब आप लॉजिक लगाओगे कि आप 400 डिवाइडेड बाई 200 ही करना पसंद करोगे, P ऑफ NO वही आप पसंद करोगे। अब दूसरी बात, राइट हैंड साइड पे 400 डिवाइडेड बाई 200 तो 1.85 डिवाइडेड बाई 0.46, 1.85 डिवाइडेड बाई 0.46 तो देखो तो भाई 50 इंटू 4 आएगा। यहाँ क्या आएगा, इसका आंसर 2 ऑफ P ऑफ NO इज इक्वल टू, यहाँ आएगा 4 तो 2 ऑफ P ऑफ NO इज इक्वल टू 2⁻², तो P ऑफ NO इज इक्वल टू क्या आ गया 2, P ऑफ NO इज इक्वल टू क्या आएगा 2। बात करते हैं H2 गैस की। H2 गैस फाइंड करना हो, ये A और B जैसा ही है। H2 गैस यदि हमें फाइंड करना हो तो क्या करेंगे, ऐसे इक्वेशन सिलेक्ट करेंगे जिसमें NO कैंसल आउट हो जाए। देखो तो इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, ये दोनों को सेट करो, ये तो गया, या तो P ऑफ NO तो गया, अब बचा ये। तो यहाँ आप क्या करना पसंद करोगे भैया, 400 डिवाइडेड बाई 200 ही करोगे आप। P ऑफ H2 इज इक्वल टू 1.85 डिवाइडेड बाई 0.92, इसका आंसर तो 2 आएगा। यहाँ क्या आएगा, 2 ऑफ P ऑफ H2 इज इक्वल टू 2, कुछ भी पावर नहीं है तो 1 होगा, तो P ऑफ H2 इज इक्वल टू क्या आएगा 1। ऐसा ऑप्शन है, देखो आप, ऐसा ऑप्शन। दिस डेटा, चलो ऐसा ऑप्शन रेट पहला में पी स्क्वेयर, दोनों पी स्क्वेयर है वो नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी पी स्क्वेयर इन पी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी आ गया, ऑप्शन इज बी। अब देखो, अब जो क्वेश्चन है ना थोड़ा लॉजिकली है, जिसका सोल्व हो गया है वेरी एंड गुड है, नहीं हुआ है ध्यान से देखो। पहले तो सारे पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया करो, सारे ऑप्शन पढ़ लो। आप ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसमें क्वेश्चन में क्या सोल्व करने को बोला है। यदि क्वेश्चन देख के आपको पता ना चले कि इसमें तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है क्या बोला है, तो आप ऑप्शन पढ़ना, ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। चलो हम क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, उन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है, क्या है, इथेन C2H6 प्लस 7 ऑफ O2, उन्होंने बना दिया 4 मोल ऑफ CO2 प्लस 6 ऑफ H2O बना दिया। इसका मुझे रेट लिखना है भाई, सिंपल मैं रेट की बात कर रहा हूँ। रेट क्या आएगा, डिफरेंशियल रेट लो, इक्वेशन लिखो, दूसरा कुछ नहीं, डिफरेंशियल रेट लो। इसका क्या आएगा, -1/2 d ऑफ C2H6 डिवाइडेशन में dt इज इक्वल टू -1/7 d ऑफ O2 डिवाइडेशन में dt इज इक्वल टू, ये प्रोडक्ट की बात आ गई, 1/4 d ऑफ CO2 अपॉन dt इज इक्वल टू 1/6 d ऑफ H2O अपॉन dt। ऐसे सिंपल क्वेश्चन ऐसे आपने लिख लिया। ऑप्शन नंबर ए उन्होंने बोल दिया है कि करेक्ट आंसर कौन सा है वो आपको फाइंड करना है। ऑप्शन नंबर ए पढ़ो तो भाई, द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन। चलो इथेन पे आ जाओ, ये नेगेटिव साइन तो है, वो तो कंजप्शन की आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कंजप्शन हो रहा है।
इथेन इज 7 टाइम फास्टर, ये 7 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा है रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन। चलो ये दोनों की उन्होंने बात की ना, तो यहाँ लिख सकते हैं ना कि इथेन का कंजप्शन -d(C2H6) डिवाइडेशन में dt, तो यहाँ 1/2 है ना, इसको मैंने यहाँ ले लिया, हमें सिर्फ कंजप्शन ऑफ इथेन की बात करनी है, तो यहाँ 2 ले लिया, तो 2/7/d(O2)/dt, ऐसा है क्या। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इथेन, इथेन का कंजप्शन इज 7 टाइम फास्टर देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कंजप्शन से 7 टाइम फास्टर है। अरे नहीं है भाई, देखो तो यहाँ 2/7 है, यहाँ यदि यहाँ 7 आए, इसका कोफिशिएंट 7 है या तो इसका कोफिशिएंट 7 है, फिर भी आप लिख सकते हैं। तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, वाटर इज फॉर्म एट इक्वल टू द 2/3 ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2। वाटर और किसकी CO2 की बात की है, चलो ये अब दोनों की बात करते हैं। वाटर जो फॉर्म हो रहा है, वाटर फॉर्मेशन, तो इसको लिख सकते हैं d(H2O)/dt, ये 6 कोफिशिएंट ऊपर चला जाएगा 3, यहाँ 6/4 आ जाएगा, d(CO2)/dt आएगा। द वाटर फॉर्म एट द रेट इक्वल टू इज इक्वल टू, यहाँ दोनों के 2 कैंसिल कर दूँ तो यहाँ 3/2 d(CO2)/dt, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो, वाटर इज फॉर्म एट रेट इक्वल टू द 2/3 ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। 2/3 है या 3/2 है या 3/2 है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O से क्या है, ज़्यादा है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं आपको भैया। यहाँ 1/7, नेगेटिव पॉजिटिव मत देखो भाई, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, सिर्फ उसका कोफिशिएंट 1/7 या 1/6, ये तो वैसे भी सही नहीं है, क्योंकि यहाँ 1/7 है या 1/6, दोनों इक्वल नहीं हो सकते। ऑप्शन देखो, 3 ऑप्शन गलत है तो चौथा सही ही होगा, समझो। CO2 इज फॉर्म ट्वाइस एज ए फास्ट एज इथेन इज कंज्यूम। CO2 जो है वो फास्ट बन रहा है, इथेन जितना कंज्यूम हो रहा है उससे CO2 का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है। वैसे भी यहाँ 1/2 है, यहाँ क्या है 1/4 है। यदि इसका रेट लिखा जाए तो इसका रेट क्या आएगा 4 ऑफ, देखो इसका फाइनल रेट लिखना हो, रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका रेट कांस्टेंट K, C2H6 की पावर 2, O2 की पावर 7। अब मुझे बात करनी है फॉर्मेशन ऑफ CO2 की, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 का आगे का कोफिशिएंट 4 है, वहाँ यहाँ लिखना पड़ेगा, तो यहाँ आएगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2। यदि मुझे इथेन का डी फॉर्मेशन लिखना है तो क्या आएगा, इसका कोफिशिएंट रेट ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ, तो इसका रेट लिखा जाएगा क्या आएगा 2 ऑफ K, C2H6 की पावर 2 और O2 की पावर 7। अब यहाँ देखो तो क्लियरली मेंशन किया है CO2 फॉर्म ट्वाइस, डबल CO2, इथेन जितना कंज्यूम हो रहा है उससे डबल रेट किसका है CO2 के फॉर्मेशन का। यहाँ 2 है, यहाँ क्या है 4, यहाँ से 2 कैंसिल कर दो, यहाँ पे से भी 2 कैंसिल करोगे तो क्या बचेगा 2, यानी कि CO2 का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो इथेन के कंजप्शन से डबल है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर है। अब देखो दूसरी बात, चलो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर क्या दिया हुआ है 2a + b इंटू 3z। द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ ए का कंजप्शन रेट दिया हुआ है आपको, यानी कि dA/dt क्या दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴। तो आपको फाइंड करना है dz/रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ z, ये आपको फाइंड करना है। तो चलो पहले काम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखेंगे, क्या आएगा -1/2 dA/dt इज इक्वल टू b का कोफिशिएंट कोई नहीं dB/dt
इज इक्वल टू 1/3 dz/dt। आपको इतना दिया हुआ है, मुझे फाइंड ये dz/dt करना है। तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, ये दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो क्या लिखेंगे, -1/2 dA/dt कितना है, dA/dt 2 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू 1/3 dz/dt कितना है भाई। आगे ये नेगेटिव साइन सिर्फ कंजप्शन की है, किसकी है, कंजप्शन की है। आंसर में कहीं पे भी नेगेटिव नहीं, इसका मतलब हम लॉजिक लगा सकते हैं कि ये सिर्फ कंजप्शन की साइन है। ये 2 कैंसल, बाकी के 3 यहाँ से यहाँ चला गया तो 3 × 10⁻⁴ इज इक्वल टू dz/dt। आगे भाई नेगेटिव में क्यों नहीं लिख रहा, यहाँ नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि बात हम किसकी कर रहे हैं, प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए आगे हम पॉजिटिव साइन लिखेंगे। इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, ए। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर इज ए। 18 का आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 19 फॉर ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है आपको, क्वेश्चन नंबर 19 की सेकंड ऑर्डर रिएक्शन दी गई है। वेयर द इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट द सेम एंड के रेट कांस्टेंट दिया, हाफ लाइफ टाइम पूछी है भाई। क्या पूछा है, सिर्फ और सिर्फ हाफ लाइफ टाइम। और सेकंड ऑर्डर का तो आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/n-1। क्या करना है, जनरल फॉर्मूला क्या है, n-1 2n-1 -1 डिवाइडेशन में a लिखूँ ना, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन a⁻n-1। सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं 1/2 - 1 इंटू के 2⁻² -1 a⁻² -1। अरे समझ आ रहा है भैया, 2 - 1 यानी कि 1/k बचा, 2 की पावर यह 2 - 1 2 की पावर 1 यानी कि 2 - 1 डिवाइडेशन में a⁻1 2 - 1 यानी कि 1। तो फाइनल आंसर T ऑफ 1/2 सेकंड ऑर्डर का 1/ak है, ऐसा कुछ। अरे kx, उन्होंने रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन x दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आएगा, x क्या आ गया, x के ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा ए, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 20 सबसे सोल्व हो गया होगा। ए बेसिस प्रोडक्ट किसका ग्राफ आता है, अरे सबको मालूम है ये ए बेसिस। देखो जीरो ऑर्डर है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन बेसिस टाइम का, सभी में कॉन्सेंट्रेशन बेसिस टाइम का ग्राफ ड्रॉ करो। तो जीरो ऑर्डर में डायरेक्ट ए बेसिस टी आता है। फर्स्ट ऑर्डर में क्या आता है, लीनियर या लॉग वाली टर्म आती है, लीनियर ए या तो लॉग ए बेसिस टाइम आता है। सेकंड ऑर्डर में क्या आता है, 1/RT या तो 1/AT बेसिस टाइम आता है। यहाँ डायरेक्ट आपको दिया हुआ है AT, किसका है, जीरो ऑर्डर का। 20 नंबर क्वेश्चन आंसर इज ए। 20 नंबर का आंसर आएगा ए। बात करते हैं 21 नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। हमने ऐसे क्वेश्चन, मैंने वहाँ बोला था जब ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन हम पढ़े थे, तब मैंने बोला था हाफ लाइफ टाइम के लिए, यदि आपको पता हो तो बहुत अच्छी बात है, आप आराम से सोल्व कर सकोगे ऐसे क्वेश्चन। और ये असाइनमेंट एक टेस्ट ही समझना भाई, क्योंकि आपने सोल्व किया है। ये असाइनमेंट में एक्स्ट्रा फैसिलिटी है, सॉल्यूशन मिलता है, टेस्ट में सॉल्यूशन नहीं मिलता। टेस्ट में सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन नहीं मिलते। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है 50 सेकंड दिया हुआ है। मान लीजिए मैं कोई भी फर्स्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ ए, उसकी हाफ लाइफ टाइम है ना, इसको ए डैश बोल दूँ, इसको ए डबल डैश, ए ट्रिपल डैश, ऐसे दिया हुआ है। चलो एक और लिख लूँ, ए 4 टाइम डैश, उसकी हाफ लाइफ टाइम 50 सेकंड है। आपको मालूम है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में सभी हाफ लाइफ टाइम क्या होती है, सेम होती है। यदि ये 50 सेकंड है तो ये भी 50 सेकंड है, ये भी 50 सेकंड है, ये भी 50 सेकंड है, यही थे ना। अरे एक काम करते हैं ना, हमने एग्जाम्पल में क्या लिखा था,
केजीस लेके सोल्व किए था ना। चलो यहाँ पे भी ऐसे ही करते हैं। यहाँ पे मैं 100 kg ले लूँ, कोई भी सब्सटेंस 100 kg, यहाँ कितना हो जाएगा 50 kg, यहाँ 25 kg, यहाँ 12.5 kg, यहाँ 6.25 kg, ऐसा भी होगा। तो इन्होंने ऐसा बोला है, पहला ऑप्शन देखिए, द रिएक्शन इज कंप्लीट इन 100 सेकंड। देखो तो 100 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट हो, अरे 100 सेकंड में तो कितनी, यहाँ 100% है ना, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 100%, यहाँ 75% यानी कि 25% रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई। 100 सेकंड में तो सिर्फ 50% रिएक्शन ही कंप्लीट हुई। अरे यहाँ क्या मिस्टेक कर दी हमने, यहाँ 100 में से 50, यहाँ 50% आएगा ना, हाँ यहाँ 75% आएगा। यहाँ 50% रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ 87.5 रिएक्शन कंप्लीट हुई, यहाँ 93.75%। ये परसेंटेज रिएक्शन कंप्लीटेशन के है। देखो तो भाई यहाँ अभी तक रिएक्शन 100% कब कंप्लीट होगी, जब यहाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा तब। लेकिन पहला ऑप्शन तो ये बता रहा है कि द रिएक्शन कंप्लीट इन 100 सेकंड, गलत ऑप्शन है। 100 सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी, 100 सेकंड में तो 75% रिएक्शन कंप्लीट हुई है। दूसरा ऑप्शन, रिएक्शन इज बिगन आफ्टर 50 सेकंड, रिएक्शन स्टार्ट 50 सेकंड के बाद हुई। अरे ऐसे तो ऑप्शन ये गलत ही ऑप्शन है, पता चल जाना चाहिए। ऐसी क्या बात हो गई कि 50 सेकंड के बाद रिएक्शन स्टार्ट हुई है। द सेम क्वांटिटी ऑफ ए, इसको ए बोला है, इज कंज्यूम ओवर 50, कंज्यूम फॉर एवरी 50 सेकंड। इन्होंने ऐसा बोला कि हर 50 सेकंड के बाद क्या कंज्यूम सेम हो जाएगा जो कंज्यूम हो रहा है। इसमें से कितना कंज्यूम कितना हुआ भाई, 50 kg कंज्यूम हो गया, यहाँ से यहाँ 25 kg, यहाँ से यहाँ 12.5 kg कंज्यूम हो गया। ऐसी ही बात है ना। तो देखो तो सभी, यानी कि ये 50 सेकंड में 50 की जो kg कंज्यूम हुआ, यहाँ 50 सेकंड में सिर्फ 25। तो ऑप्शन सी ऐसा बता रहा है, ऐसा बोल रहा है कि हर एक 50 सेकंड में सेम कंज्यूम हो गए। तो ऐसा तो नहीं हो रहा है, यहाँ कंज्यूम सेम नहीं हो रहे हैं रिएक्टेंट के। तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। बाकी बचा लास्ट ऑप्शन, वो सही है या गलत देखते हैं। क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, आफ्टर 100 सेकंड जो क्वांटिटी बची है वो ये है, इज हाफ ऑफ द व्हाट इज रिमेनिंग आफ्टर 50 सेकंड। 50 सेकंड के बाद देखो, ध्यान से समझना, क्वांटिटी ऑफ ए रिमेनिंग आफ्टर 100 सेकंड, आफ्टर 100 सेकंड के बाद कितनी क्वांटिटी बची ए की, ये रिएक्टेंट ए है, कितनी बची, हाफ ऑफ व्हाट द रिमेनिंग आफ्टर 50 सेकंड। ये कितनी होगी, तो कि भाई 50% रिएक्शन कंप्लीट होगी आपकी, उसका हाफ होगा, है भाई उसका हाफ। अरे है भाई, देखो 50% यहाँ पे रिएक्शन खत्म हो गई ना, 50% पे कितना है 50 kgs, यहाँ क्या है 50 kg, यहाँ क्या है 25 kg। तो ऑप्शन डी ऐसा बता रहा है कि 100 सेकंड के बाद जो आपको रिएक्टेंट मिले हैं वो 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, उसका आधा है ना। फिर से बता रहा हूँ, क्या बोला है ऑप्शन डी में कि आपका 100 सेकंड के बाद जो रिएक्टेंट है आपके पास वो किसका आधा है, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है उसका आधा, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 50 kg बचा, उसका आधा 100 सेकंड के बाद है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर आया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 22, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, कितनी बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आराम से एक बार ऐसे क्वेश्चन समझ लो। सभी क्वेश्चन में यही मेथड यूज़ करनी है आपको, सभी क्वेश्चन में यही मेथड यूज़ करनी है।
क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। 22 समझना ध्यान से। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ टाइम टेकन फॉर कंप्लीटेशन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिया हुआ है, उसका टाइम दिया हुआ है, टाइम t दिया हुआ है। इफ द टाइम टेकन फॉर द कंप्लीटेशन ऑफ 50% रिएक्शन, यानी कि 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ है t। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है। भाई क्या करनी है, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई तो उसका टाइम क्या आएगा, उन्होंने पूछा है उसका टाइम क्या आएगा। अब समझो, पहले मैं बात करता हूँ, पहले तो फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन लिख लो 1/t लीनियर ऑफ A0/AT, A0/AT। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आराम से समझना। पहला स्टेटमेंट पढ़ो तो, इफ टाइम इज टेकन फॉर कंप्लीटेशन ऑफ 50% रिएक्शन, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई, उसका मतलब क्या हुआ। चलो ए का स्टार्टिंग मटेरियल प्रोडक्ट पी बना रहा है कुछ भी, बराबर। यहाँ t = 0, यानी कि इसको हमने A0 बोल दिया, t एट टाइम t = AT बोल दिया। उन्होंने पर्टिकुलर ए बोला है कि AT की वैल्यू 50% कंप्लीट हो गई, यानी कि AT बचा कितना होगा, ये रिएक्शन 50% बची होगी। अब समझना ध्यान से भाई, 1/t यदि A0 में ले लूँ 100% है, A0 कितना होगा 100%, क्योंकि वो अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है तो यहाँ मैंने 100 ले लिया। AT कितना बचा होगा, 50% रिएक्शन कंप्लीट हो तो AT बचा कितना होगा, 100 में से मुझे 50 बात करने होंगे तो 50% बचा होगा, तो यहाँ क्या आएगा 50। तो K = 1/t, टाइम तो t दिया हुआ है 2.303, यहाँ क्या बचा log, लीनियर का कन्वर्जन log इंटू 2। ये हमें K की वैल्यू मिल गई है, K की वैल्यू हमें मिल गई। ध्यान से समझना, ये जब 50% था तब हमें रेट कांस्टेंट K की वैल्यू मिल गई है। अब देखो, देखो भाई आराम से देखना, इसको मैं हटा दूँ। उन्होंने कह दिया है कि कितना टाइम चाहिए 99% रिएक्शन कंप्लीट होने में। अब बात आती है 99% t फाइंड करना है फॉर 99.9% के लिए। सिंपल बात है, पहले इसका इक्वेशन लिख लो रेट कांस्टेंट का, t = 1/t लीनियर A0/AT, यही आने वाला है, यही इक्वेशन अप्लाई करना है। अब आपको K की वैल्यू देखो भाई, एक ही रिएक्शन है, एक ही रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट K की वैल्यू फिक्स होती है। मैं यहाँ K की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, t को यहाँ ले जाओ, t = 1/K लीनियर ऑफ A0/AT। तो t = 1/K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू पूरी 1/t 2.303 log ऑफ 2, इतना लिख दिया। यहाँ लीनियर का कन्वर्जन में log में कर दूँ तो 2.303 log ऑफ A0। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना भाई, A0 तो हमने इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन है 100% आएगा। AT, अब AT क्या लेना है 99%। देखो A प्रोडक्ट P बना रहा है, A0 कितना आएगा 100%, AT यानी कि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो गई है। समझना, 99% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट हो गई यानी कि रिएक्टेंट के बचा कितना रिएक्टेंट, तो 100 में से 99 बात कर दीजिए, 99.9 क्या आएगा 0.1, तो यहाँ AT आ गया 0.1। इसीलिए बता रहा हूँ यहाँ क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना। कंप्लीटेशन टाइम दिया हुआ है आपको, यदि कंप्लीटेशन टाइम दिया हुआ है तो 100 में से उसको बात करना है उसका रिएक्टेंट। यदि आपको बता दिया जाए डायरेक्ट कि इतना रिएक्टेंट बचा है, इतने टाइम के बाद इतना रिएक्टेंट बचा है, तो जो दिया है वो डायरेक्ट लिखना है। हमें यहाँ कंप्लीटेशन टाइम दिया है तो कंप्लीटेशन टाइम कैसे लिखेंगे, 100 में से उतना बात कर दीजिए। तो हमें चाहिए एट टाइम टी कितना कॉन्सेंट्रेशन है, एट टाइम टी यहाँ 2.303 कैंसिल आउट हो गई है, ये टी ऊपर चला गया, टी को टी से कैंसिल मत करना,
क्योंकि ऑप्शन देखो भाई, ऑप्शन में टी वाले आंसर है, सभी में टी है तो ये टी रहने दो। यहाँ क्या बचा, इसको समझो भाई, यहाँ 0.1 आया ना, ये दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 1000 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 1। तो 1000 को क्या लिख सकते हैं, log of 10⁻³ डिवाइडेशन में log of 2 आया। तो समझना t इज इक्वल टू टी एज इट इज 3 log of 10 डिवाइडेशन में log of 2 आएगा। तो t इज इक्वल टू 3t log of 10 यानी कि 1 हो गया, log of 10 यानी कि 1 हो गया। यहाँ 0.3 आएगा, 0.13। सिंपल मैथ से भैया 3t डिवाइडेशन में 0.30 ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 13 हो जाएंगे, 13t डिवाइडेशन में 3, t इज इक्वल टू कैंसल आउट 10t। आफ्टर 99% रिएक्शन कितने टाइम चाहिए, 10t जितना। ऑप्शन नंबर ए फिर से समझा देता हूँ, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो पहला काम क्या करना है, रेट कांस्टेंट फाइंड कर लो। मैंने देखो यहाँ रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया, कब का, फॉर 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो उसका मैंने रेट कांस्टेंट फाइंड कर लिया। रेट कांस्टेंट सारी रिएक्शन का एक ही होता है। अब हम उन्होंने बता दिया 99.9% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, उसका कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, ऐसा क्वेश्चन है। तो यहाँ से टी, पहला वाला फॉर्मूला, यहाँ से टी के की वैल्यू आपको मिल गई, वो रख दो। अब समझो A0 तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन फिक्स रहता है सभी के लिए, तो हमने 100 लिया था तो यहाँ पे भी 100 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 100 ले लिया। एट टाइम टी का कॉन्सेंट्रेशन पुट करने में ध्यान रखना। अभी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कंप्लीटेशन कितने परसेंटेज कंप्लीट हुई, तो 99% कंप्लीट हो गई, तो बाकी बचा रिएक्टेंट कितना होगा 0.1%। तो यहाँ मैंने 0.1 रखा था, फिर 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला सॉल्व करके आप आराम से क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की। तो ध्यान देना 23 नंबर, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ए आंसर। 22 का आंसर है ए। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है। ऐसे आगे भी क्वेश्चन है, कितने सारे हैं, सभी सोल्व कर लेना। यही मेथड सभी में यूज़ करनी है। पहला काम क्या करोगे, जो भी आपको जितने भी टाइम दिया है उसका रेट कांस्टेंट फाइंड कर लो। जैसे ही रेट कांस्टेंट मिल जाए तो उसको आपको रखना किस में है, जितना टाइम बाकी दिया है कि जितना टाइम फाइंड करना है उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू रख दीजिए। सभी सारे पैरामीटर कैंसिल हो जाएंगे, आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। द रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। देखो तो भाई, आपको सेकंड ऑर्डर काइनेटिक बोल दिया है, उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ये क्वेश्चन नेट का है, किसका है, नेट, CSIR नेट का 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। सेकंड ऑर्डर काइनेटिक फॉलो कर रहा है तो उसका ग्राफ हम सब जानते हैं। मैंने अभी थोड़े ही समय पहले बोला था कि सेकंड ऑर्डर 0 ऑर्डर का ग्राफ है तो R बेसिस क्या आएगा, T आएगा। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है, R यानी इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन, या तो जो कुछ भी R आपको रिएक्शन में दिया हुआ, लीनियर R या तो क्या आएगा log ऑफ R बेसिस T आएगा। सेकंड ऑर्डर हो तो 1/R बेसिस T आएगा। यहाँ A दिया हुआ है तो 1/A बेसिस T। स्ट्रेट लाइन आती है वो तो हमें मालूम है। ऑप्शन नंबर बी 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा बी, आंसर आएगा। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 24 पे, 24 में क्या दिया हुआ है, इफ द कॉन्सेंट्रेशन बेसिस टाइम प्लॉट बी, कॉन्सेंट्रेशन C बेसिस T फाइंड करना है, लीनियर विथ नेगेटिव स्लोप। हमने 0 फर्स्ट और सेकंड सभी के ग्राफ देखे हैं, आपको पता है किसका नेगेटिव स्लोप आता है, 0 और फर्स्ट ऑर्डर का नेगेटिव स्लोप आता है। 0 का नेगेटिव स्लोप आता है लेकिन उसका आगे लीनियर वाली टर्म कॉन्सेंट्रेशन को लीनियर से मल्टीप्लाई होगा,
यहाँ सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, यानी कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। 24 नंबर का आंसर आएगा ए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर द गिवन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 25 नंबर, ये भी सिंपल क्वेश्चन है। देखो पहले इसको हटा दीजिए, बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन थोड़ा थोड़ा पढ़ते जा भाई, उसका आंसर लिखते जा। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फॉर्मूला 1/R0/RT मिल गया ये फॉर्मूला। रिएक्टेंट इज रिड्यूस 1/4 इट्स इनिशियल वैल्यू, यानी कि उन्होंने ये बता दिया RT को इन्होंने रिड्यूस किया इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन से 1/4 टाइम, इतना रिड्यूस कर दिया। टाइम T 10 मिनट दिया हुआ है, रेट कांस्टेंट पूछा है। अब उन्होंने सिर्फ इतना किया है कि रिएक्टेंट को रिड्यूस कर दिया, कितना भाई R0 डिवाइडेड बाई 4, 1/4 इतना R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू 1/T 10 मिनट। लीनियर का कन्वर्जन यदि मैं लॉग में कर दूँ 2.303 लॉग ऑफ R0 डिवाइडेड बाई R0 डिवाइडेशन में 4, R0 गए, ये 4 ऊपर आ जाएगा, log 4 K इज इक्वल टू 2.303 यानी कि 0.6021 डिवाइडेशन में 10। ये तो भाई कितना है, फर्स्ट ऑर्डर की क्वार्टेट लाइफ टाइम है। क्या है फर्स्ट ऑर्डर की क्वार्टेट लाइफ टाइम, तो 1.38 आती है डिवाइडेशन में 10 यानी कि 0.138। ऐसा है ऑप्शन नंबर ए, मिनट इनवर्स। रेट कांस्टेंट के आएगा मिनट इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या दिया हुआ है, ए इज करेक्ट आंसर दिया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में ऑप्शन में मिस्टेक दी हुई है, ऑप्शन मिस्टेक होगा। अब समझो, आंसर की में टाइपिंग मिस्टेक है, उसका आंसर बी आएगा। बढ़ते हैं आगे। ट्वेंटी नंबर, आपको सभी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, सभी के रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है। चलो देखते हैं उसके इक्वेशन क्या है। 2a बना क्या रहा है, b प्लस 3c, ऐसा वो बना रहा है। यदि मुझे लिखना हो, इसका डिफरेंशियल रेट लो इक्वेशन लिखना हो तो क्या आएगा, -1/2 d ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू, इसका उन्होंने लिख दिया है d ऑफ a अपॉन dt इज इक्वल टू k1 a स्क्वेयर, k1 a स्क्वेयर। ध्यान से समझना, k1 a स्क्वेयर ये आएगा। दूसरी बात b की बात करते हैं, तो b का क्या आएगा, d ऑफ b, क्योंकि कोफिशिएंट नहीं है, इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k1 ही लिखा है ना यहाँ। चलो इसके रेट कांस्टेंट को उन्होंने k2 लिखा है, तो यहाँ हम k2 a स्क्वेयर आएगा। k1 इसके रेट कांस्टेंट को k2 इसके रेट कांस्टेंट उन्होंने रिएक्शन में बता दिया है, तो हमें ऐसे कंसीडर करना है, हमें चेंज नहीं करना कि ऐसा नहीं होता भाई। उन्होंने दिया है तो हमें एक्सेप्ट करना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जैसा क्वेश्चन है वैसा हमें सॉल्व करना है, उसके हिसाब से। उसको हम गलत साबित नहीं कर सकते, इसीलिए आपको जैसे ऑप्शन और जैसे क्वेश्चन दिए है उसके अनुरूप आप सॉल्व करना। d ऑफ c यानी कि 1/3 d ऑफ c अपॉन dt इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, k3 a स्क्वेयर। अब ध्यान से समझना ये सभी के रिलेशन k1 k2 और k3 के रिलेशन आपको फाइंड करने हैं, k1 k2 और k3 के रिलेशन फाइंड करने हैं। आपको सिर्फ इसका आंसर क्या दिया है, डी ऑफ ए अपॉन डी टी ना, तो ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ से चला जाएगा, यहाँ आएगा नेगेटिव, यहाँ तो कुछ भी नहीं, ये 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 मुझे करना है, मुझे क्या करना है, k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 करना है। तो इसमें क्या करना होगा भाई, मुझे k1 ये तीनों को सेम करना है,
देखो ये तो सभी सेम है ना, ये सभी तो यहाँ सेम लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2k1 है, तो यदि मैं इसको 2 से डिवाइडेशन में कर दूं तो मैंने 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 2 लिखना होगा। k2 तो एज इट इज है, k3 को मुझे 3 से डिवाइड करना होगा। अब देखो ये तीनों को हम लिख सकते हैं, यहाँ 3 से डिवाइड कर दो, सभी के आंसर देखना 1 ही आएगा, सभी का आंसर 1 ही आएगा। ये गई है, ये k1 बचा, ये k2 इज इक्वल टू k2 आ गया, ये गई है इज इक्वल टू k3। हमें ऐसा लिखना है, हमें k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 लिखना है, इसलिए मुझे k1 में क्या चेंज करना है, k2 में क्या चेंज करना है, k3 में क्या चेंज करना है, सिर्फ वही बताना था। क्या बताना था? सिर्फ वही। इसका आंसर ऐसा है, दिख रहा है। चलो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? डी आंसर आएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। आगे बढ़ते हैं, मुझे अच्छे से नहीं पता इसका आंसर आपके आंसर की में डी है या बी है। फाइनल आंसर आएगा डी, अभी मैं बता रहा हूँ इसका आंसर आएगा डी। यदि उसमें बी हो तो चेंज कर लेना, यदि उसमें डी ही है तो कोई बात नहीं है। हमारे जो टाइपर है ना, उन्होंने थोड़ी गलती कर दी, टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, इसीलिए 1-2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो गई है। ए की जगह बी और बी की ए से चेंज हो गई है, इसीलिए हम यहाँ चेंज कर लेंगे। यहाँ मैं बता रहा हूँ वो आपको कंसिडर करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर डी आएगा। बात करते हैं 27 की। 27 की ये लॉजिकल क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, ध्यान देना। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए स्पीसीज ए अंडरगोइंग A2P बना रहा है, A2P बना रहा है। इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1.0, दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.33, चौथा है 0.25। एट टाइम टी दिया हुआ है, टी क्या है? 0, 1, 2, 3। तो इसका ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर। अब समझना इसका ऑर्डर। हमें पता है, हमें इतना पता है, जीरो ऑर्डर में क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो तो हाफ लाइफ टाइम भी इंक्रीज होती है। कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हुई तो हाफ लाइफ टाइम भी क्या होती है? इंक्रीज, क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। T of 1/2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A फॉर जीरो ऑर्डर। फॉर फर्स्ट ऑर्डर के लिए T of 1/2 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिपेंडेंट नहीं है इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन पे। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या है? T of 1/2 इज इक्वल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा, ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे डिक्रीज होगा वैसे हाफ लाइफ टाइम क्या होगी? इंक्रीज। कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है तो हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज होती है। ये बात आपको मालूम है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करना है। ध्यान से समझना भाई, ये लॉजिकल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी सॉल्यूशन नहीं करना है, डिजिट रख के कोई भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है। देखो तो ये हाफ लाइफ टाइम इसको बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं? हाफ लाइफ टाइम बोल सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया? हाफ। 1 में से 0.5, इसका कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया। तो ये T1 हाफ लाइफ टाइम बता दो इसकी T1। अरे सॉरी, ये तो कॉन्सेंट्रेशन है ना, यहाँ है हाफ लाइफ टाइम। इसके लिए इसको 1 सेकंड या 1 मिनट जो भी दिया है वो चेंज कितने का आया? 1 सेकंड का चेंज आया यहाँ हाफ लाइफ टाइम होने में। अब देखो तो 0.5 में से 0.25 वो भी एक कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ है ना। देखो ये तो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है, आप इधर उधर भटक जाओ, इसीलिए ये वैल्यू दी हुई है, इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। यहाँ 0.5 में से 0.25 हो गया, यानी कि वो भी एक हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो गया। तो यहाँ से यहाँ चेंज कितना आया? 2 सेकंड का चेंज आया। पहले कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, बाद में 0.5 मोलर हो गया। 1 में से 0.5 यानी कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ। यहाँ
एक लॉजिकल यहाँ से 1 में से 0.5 एक हाफ लाइफ टाइम है। ये पहली हाफ लाइफ टाइम का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है। दूसरी हाफ लाइफ टाइम ये है ना, उसका इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया पहली हाफ लाइफ टाइम से, तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ लेकिन हाफ लाइफ टाइम तो बढ़ी ना। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ लेकिन हाफ लाइफ टाइम बढ़ी। यहाँ कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, हाफ लाइफ टाइम इंक्रीज हो रही है। यानी कि ये जो डेटा हमें दिए हुए है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के डेटा है। तो ऑप्शन देखो सेकंड ऑर्डर है या नहीं है। आया पता चला कुछ? फिर से समझा दूँ, यहाँ ये हाफ लाइफ कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया तो उसके टाइम को हम हाफ लाइफ टाइम बोल सकते हैं। ये पहली हाफ लाइफ टाइम उसका चेंजेस 1 है। यहाँ 0.5 में से 0.25 ये भी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गया, तो ये चेंज कॉन्सेंट्रेशन हाफ हुआ तो उसको भी एक हाफ लाइफ टाइम बोल सकते हैं। ये T1 ये क्या है भाई? T1 है, ये T2 हाफ लाइफ टाइम है। अब समझो इसका T1 का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, T2 का इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर हो गया। यानी कि दोनों हाफ लाइफ टाइम के इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। यदि ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है तो क्या देखेंगे? जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है लेकिन उसकी हाफ लाइफ टाइम क्या है? ज़्यादा। कॉन्सेंट्रेशन कम, हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा। इट फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सेकंड ऑर्डर। 27 में आंसर आएगा ए। बात करते हैं 28 नंबर की। अरे देखो भाई 28 नंबर क्या है? आपको प्लॉट्स दिए हुए हैं, प्लॉट्स ग्राफ दिए हुए हैं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन तो आपको मालूम है। इसका आंसर 28 का आंसर क्या आएगा भाई? पहला जो देखो भाई, पहला ग्राफ आपको दिया हुआ है, ऐसा दिया है ना, ओरिजिन में से पास हो रहा है, ओरिजिन में से पास हो रहा है। चलो उसका हमें अभी कुछ पता नहीं है, उसका पता है लेकिन अभी मैं बता ना रहा हूँ। दूसरा ग्राफ देखिए, दूसरा ग्राफ क्या है? ए वेसिस टी का है, ए वेसिस टी का। वो ग्राफ ऐसा दिख रहा है, आपको मालूम है ये 0 ऑर्डर का ग्राफ है। तो ऐसा ऑप्शन देखो कि जिसमें दूसरा ग्राफ की वैल्यू 0 है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। उसमें देखो तो 1/a वो सेकंड ऑर्डर का है। अब देखो यहाँ पहला ग्राफ है ना, पहला ग्राफ ऐसे कैसे समझ आएगा आपको? ड्रॉ करके समझा दूं? आपके पास ये क्वेश्चन शीट होनी चाहिए तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पूरे क्वेश्चन में नहीं लिख रहा हूँ। यदि ऐसा किया तो हमारे 5 या 6 घंटे चले जाएंगे। ये सिर्फ इतने क्वेश्चन सॉल्व करने में, हमें आगे बहुत पढ़ना बाकी है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने में, लिखने में मैं टाइम नहीं बर्बाद कर रहा हूँ, डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ। एक ग्राफ ऐसा दिया हुआ है dA/dt वेसिस टाइम t, वेसिस कॉन्सेंट्रेशन A नहीं होगा, वहाँ t होगा, आप चेंज कर लेना। पहला ग्राफ, दूसरा ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन A वेसिस टाइम का। तीसरा ग्राफ आपको ऐसा दिया हुआ है 1/a वेसिस टाइम का। आपको पता है ये सेकंड ऑर्डर का है, ये 0 ऑर्डर का है। अब फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ कैसा होता है देखना। फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ हमने जो पढ़ा है ना वो ऐसा था, लेकिन वहाँ लीनियर ए था। क्या था? लीनियर ए वेसिस टाइम, लीनियर AT वेसिस टाइम, ऐसा ग्राफ था। यहाँ लीनियर नहीं है, -dA/dt है। वहाँ ये ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं कहाँ से? डायरेक्ट रेट लॉ इक्वेशन से। ये ग्राफिकल रेट लॉ इक्वेशन से आप ये से ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। ये फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ है। यदि आपको ये भी नहीं पता हो कोई दिक्कत नहीं, ये दोनों का आंसर आप निकाल लोगे तो आपको आंसर आ जाएगा 28 नंबर का क्वेश्चन। आंसर क्या आएगा? डी। लिख लेना, 28 का आंसर आएगा डी। बाद आती है 29 नंबर की। समझो भाई 29 नंबर में क्या है?
इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन हाफ लाइफ ऑफ द nth ऑर्डर का आपको रिएक्शन लिखना है। टी ऑफ 1/2 आपका जनरल फॉर्मूला आपको पता है, क्या है टी ऑफ 1/2 का जनरल फॉर्मूला 1/n-1 के, इसको 2n-1 -1 डिवाइडेशन में a⁻n-1। अब आपको सिर्फ हाफ लाइफ टाइम देखना है, तो ये सभी वैल्यू कांस्टेंट को मैं हटा दूं, बाकी क्या बचा, बाकी यहाँ लिखता हूँ t⁻1/2 = 1/a⁻1 nth ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। देखो भैया, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बोला है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके लिए आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a⁻n-1 के लिए आएगा, a⁻n-1। तो इसका 29 नंबर का आंसर आपके आंसर की में सी लिखा होगा, क्या लिखा होगा, सी। 29 नंबर आंसर सी लिखा होगा, जो कि गलत आंसर है। क्या आएगा, आंसर नंबर डी, आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अरे डी क्या आएगा, ए आएगा ना, डी नहीं आएगा, ए आएगा, क्योंकि a⁻n-1 है, तो a⁻n-1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है ना, हाफ लाइफ टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो करेक्ट आंसर 29 का चेंज कर लेना, ए आंसर आता है 29 नंबर में। बात आती है 30 नंबर के क्वेश्चन की, तो समझो भाई 30 नंबर का क्वेश्चन क्या है, इजी है भाई। जीरो ऑर्डर में क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है, फर्स्ट ऑर्डर में जीरो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट नहीं है, क्वेश्चन उसका आंसर आएगा बी। 30 नंबर में आंसर आएगा बी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। 31 नंबर का ऑर्डर आपने फाइंड किया होगा, 31 का आंसर सही है आपके आंसर की में। ऐसे सिंपल क्वेश्चन आपको पता चल गए होंगे। और एक बात, यदि मैं सॉल्यूशन करवा दूँ ये सभी क्वेश्चन, आपको समझ ना आए, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, उसको मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। यदि फिर भी किसी को दिक्कत हो, इसे सिंपल क्वेश्चन में भी दिक्कत हो, तो बिना झिझक मुझे मैसेज कर देना या कॉल कर देना, शर्म मत रखना। आप जानते हैं चाणक्य को, चाणक्य ने एक बात बताई है कि पढ़ाई करने में और खाने में, क्या पढ़ाई करने में और खाने में कभी भी शर्म मत करना, वरना आप भूखे रहोगे या तो पढ़ाई में शर्म की तो आपको पता नहीं चलेगा कि हकीकत क्या है। इसीलिए यदि कुछ भी दिक्कत हो ना, किसी भी टॉपिक में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फिजिकल, किसी भी टॉपिक में कुछ भी दिक्कत हो तो बिना झिझक मुझे पूछना। भले ही बेसिक क्वेश्चन है, मैं नहीं ऐसा समझता कि सभी को सब कुछ आता ही होगा, ऐसा मत करना कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन सर को क्यों पूछे, वो सर क्या सोचेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ कोई भी फैकल्टी ऐसा नहीं सोचती, आपको सिर्फ उसको बताना है, वो आपको सॉल्यूशन देंगे। ऐसे क्वेश्चन हो मुझे बताना, मैं भी आपको सॉल्यूशन दूंगा, लेकिन शर्म मत करना कि ऐसे बेसिक क्वेश्चन नहीं पूछे। ईगो हट क्या होता है, वो गिल्टी फील मत करना, अपने आप के गिल्टी फील मत करना कि ऐसे बेसिक भी मुझे नहीं आता। नहीं आता तो क्या बात हुआ, सीख लो। 32 नंबर क्वेश्चन, CH3COO C2H5 + H2O पढ़ा था हमने, ये स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आंसर क्या आएगा, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। वो अच्छा क्वेश्चन है, सोल्व हो गया होगा आपसे, लेकिन फिर भी मैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए करवा दूं कि मैंने बच्चों को सोल्व करवा दिए क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, इन द फॉलोइंग रिएक्शन A, B + C द रेट कांस्टेंट, आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है। 33 नंबर क्वेश्चन, रिएक्शन A बना क्या रहा है, B + C, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी हुई है 0.01 मोल सेकंड इनवर्स। इफ वी स्टार्ट 1 मोलर से, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है 1 मोलर A, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड B फाइंड करना है एट टाइम T, 10 मिनट के बाद फाइंड करना है। हमें फाइंड क्या करना है, 10 मिनट के बाद A
और बी का कॉन्सेंट्रेशन हमें फाइंड करना है भाई। तो सिंपल बात है, कौन सा इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इक्वेशन अप्लाई कौन सा करेंगे, 0 फर्स्ट सेकंड, वो तो कुछ बताया नहीं, रिएक्शन में तो ऐसा कुछ पता नहीं चलेगा। तो देखो भैया, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए, जब ऐसे क्वेश्चन आए तब रेट कांस्टेंट दिया हो, क्या रेट कांस्टेंट दिया हो, तब उसका यूनिट चेक करो। इसका यूनिट मोलर इनटू सेकंड इनवर्स, यानी कि ये 0 ऑर्डर का यूनिट है। किसका है? 0 ऑर्डर का यूनिट है। तो इसका मैं आंसर लिखूं, 0 ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का इक्वेशन R0 माइनस RT डिवाइडेशन में T, R0 माइनस RT। देखो तो यहाँ रिएक्शन लिखता हूँ B प्लस C, टाइम T इज इक्वल टू 0, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर दिया हुआ है, ये हमें 0 मोलर होगा, ये भी 0 मोलर होगा। टाइम T इज इक्वल टू 10 मिनट के बाद इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा भाई, यहाँ ये RT है तो इसका कॉन्सेंट्रेशन RT लिखूँ, तो इसका कुछ आएगा, इसका भी कुछ आएगा, ये हमें RT फाइंड कर लूँ, समझना। RT R0 आपको मालूम है, रेट कांस्टेंट K की वैल्यू दी गई है, कितनी है, 0.001 मोल इंटू सेकंड इनवर्स इज इक्वल टू R0 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर माइनस RT मालूम नहीं, रहने दो, टाइम T 10, लेकिन देखो यहाँ मिनट में है, हमारा रेट कांस्टेंट सेकंड में है, तो इसको मुझे सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। ये बात हो गई, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, ये दोनों को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ 0.001 मोल सेकंड इनवर्स इंटू 10 इंटू 16 सेकंड गया, यहाँ क्या बचा 1 मोलर माइनस RT। देखो तो भाई यहाँ 0.01 मोलर है ना, यहाँ 6, तो यहाँ क्या बचेगा 0.6 आएगा, ये दोनों को उल्टा के 0.6 मोलर इज इक्वल टू 1 मोलर माइनस RT यहाँ से हमें मिल गया दोस्तों 1 मोलर माइनस 0.6 मोलर, यानी कि RT मिला हमें 0.4 मोलर। कितना मिला RT? 0.4 मोलर के 10 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद हमारा रिएक्टेंट A का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 0.4 मोलर होगा। इतनी बात हमें पता चल गई। हमें अभी भी फाइंड करना है B का कॉन्सेंट्रेशन। किसका फाइंड करना है? B का। तो लॉजिक लगाओ कि इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर था, 10 मिनट के बाद A के पास अभी भी 0.4 मोलर बचा है, तो B कितना फॉर्म हुआ होगा, यानी कि RT हमें 0.4 मोलर मिल गया, 4 मोलर यहाँ बचा है, 1 में से 4 मोलर कैंसल तो 0.6 बन गया B। तो A का आंसर आएगा 0.4, B का आंसर आएगा 0.6 मोलर। ऐसे ऑप्शन ढूंढ लो, अगर है ऑप्शन में है, ऐसे ऑप्शंस में है भाई सी इज करेक्ट आंसर। आपका आंसर आ गया C। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 34 नंबर का क्वेश्चन। कौन सा? 34 नंबर। चलो 34 नंबर का क्वेश्चन भी मैं सोल्व करवा दूं। ऐसे सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपने सोल्व किए हो ना, तो ऐसे सोल्व करने में दिक्कत नहीं आती, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आप सोल्व किए बिना जाए ना, तो थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। केमिकल काइनेटिक्स के ऐसे स्टडी स्टेट में नहीं आएगी, मैं बता रहा हूँ आपको। स्टडी स्टेट में स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन जो हमने पढ़ा, इक्विलिब्रियम अप्रोक्सीमेशन पढ़ा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि आपका वो कॉन्सेप्ट परफेक्ट हो गया है और उसमें कहीं भी मैथमेटिकल ये वैल्यू आपको फाइंड करनी नहीं है। ऐसे आप सिंपल सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तब आपको थोड़ी दिक्कत होती है, तो आपको फाइंड करना है। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 नंबर का हाफ लाइफ टाइम एंड कंप्लीट लाइफ टाइम फाइंड करनी है भाई। T ऑफ 1/2 फाइंड करना है, T ऑफ 100% फाइंड करना है आपको। रिएक्शन दी हुई है भाई, क्या है 3A
रेट कांस्टेंट के प्रोडक्ट पी, रेट कांस्टेंट भी दिया हुआ है, के की वैल्यू है 1 × 10⁻³ मोल इंटू सेकंड इनवर्स। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 मोलर दिया हुआ है, इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए 1 मोलर। अब सोचो, बहुत ही बेसिक है भाई, सिंपल क्वेश्चन है। मैंने बताया था अगले क्वेश्चन में कि आपको पता नहीं है, देखो यहाँ एलिमेंट्री रिएक्शन दिखाई दे रहा नहीं है, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पता, तो क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट जब दे देना, जब रेट कांस्टेंट आए ना, तब एक बार शांति से उसका रेट कांस्टेंट का यूनिट देख लेना भैया। यहाँ से आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ये जो इसको कहते हैं पर्दे के पीछे का हीरा, क्या कहते हैं, पर्दे के पीछे का हीरा। ये छुपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देगा, ये छिपा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं देगा। पर्दे के पीछे जो हीरा है ना, वो आपको कंक्लूजन देगा, वो आपको कुछ क्लू देगा। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर। मोल पर सेकंड इनवर्स किसका आंसर आता है भाई, 0 ऑर्डर का। यानी कि आपको हाफ लाइफ टाइम किसके लिए फाइंड करनी है, 0 ऑर्डर के लिए। कंप्लीट लाइफ टाइम भी 0 ऑर्डर के लिए फाइंड करनी है, वो तो आपको पता चलनी चाहिए ना। ऐसे तो आप हाफ लाइफ टाइम किसी की फाइंड नहीं करोगे। यदि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तब आप आसानी से करोगे। अब आपको हाफ लाइफ टाइम ये 0 ऑर्डर रिएक्शन यहाँ से पता चला। बात करते हैं T ऑफ 1/2 की, तो इसका आंसर आपको मालूम है A/2K, या तो क्या लिख सकते हैं R0/2K। इसका फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने को बोला था हाफ लाइफ टाइम के 0 ऑर्डर का, आपको याद होगा। R0 इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, तो T ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1 मोलर टू K की वैल्यू कहाँ गई, यहाँ रही। K की वैल्यू है 10⁻³ 10⁻³ को ऊपर ले जाऊँ तो 10⁻³ हो जाएंगे, 10⁻³ डिवाइडेड बाई 2, 10⁻³ यानी कि 100 डिवाइडेड बाई 2 आएगा, यानी कि आएगा 500 सेकंड। हाफ लाइफ टाइम किस में आएगी, सेकंड में आएगी। चलो हाफ लाइफ टाइम तो मिल गई। अब 0 ऑर्डर की हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था भाई, यदि हम यहाँ से शुरुआत करें 100 kg से 50 kg, ये एक हाफ लाइफ टाइम है, दूसरी क्या है 0 kg, यानी कि ये T1 और T1 डैश ये दोनों सेम होती है, T1 इज इक्वल टू T1 डैश। तो यहाँ से लिख सकते हैं कंप्लीट रिएक्शन टाइम का पूछा हमने, यहाँ तक आना है, यहाँ तक, तो कितने T आए बीच में, 2, तो T ऑफ 100% फॉर 0 ऑर्डर लिखना यहाँ, फॉर 0th ऑर्डर। 0 ऑर्डर के लिए 100% टाइम कितना होता है, 2 ऑफ T ऑफ हाफ लाइफ टाइम। टू हाफ लाइफ टाइम को पर्टिकुलर 0 ऑर्डर के लिए बोल रहा हूँ, पर्टिकुलर 0 ऑर्डर की यदि आपको कंप्लीट टाइम चाहिए तो क्या करना है, आपको हाफ लाइफ टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। हाफ लाइफ टाइम को यदि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 500 सेकंड, बाकी क्या आएगा 1000 सेकंड। ये था आपका आंसर। ऐसे है ऑप्शन, देख लो ऑप्शन ऐसे आपको दिखेंगे। कहाँ गया ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 34 का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया। देखो वीडियो बहुत बड़ा हो गया, आपके काफ़ी सारे दूसरे लेक्चर में देख लेना। यहाँ 34 तक हो गए, 35 से बाकी क्वेश्चन हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे। इतना सॉल्व कर लेना, इसमें भी यदि कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।